नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। ये सबसे पहला हमारा प्रश्न है, गोली दर्पण में फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ और वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या संबंध है। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है आर, यानी कि जो रेडियस है वो 2f यानी फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी फोकस दूरी रेडियस के बराबर होती है। फोकस दूरी 2/r होती है या r बराबर फोकस दूरी का आधा होता है रेडियस। तो देखिए हमारा जो सही आंसर है, गोली दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है, ये इस तरह से जो फोकस दूरी होती है, ये जो कोई भी दर्पण है उसका जो ये जो रेडियस होता है बीच का सेंटर, और ये बीच में उसकी फोकस होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है फोकस दूरी होती है, स्मॉल f से शो करते हैं। तो हमारा जो ये जो रेडियस है ये इसका डबल होता है, यानी कि फोकस दूरी की आधी और आधी और ये। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये ए हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि r बराबर 2f। अब दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं, तो इसको निर्गत कोण कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरह का जो उत्तल लेंस होता है इसका फोकस हमेशा इधर आगे की तरफ बनेगा और इधर की दूरी हम प्लस में लेते हैं। तो इसकी जो और जो फोकस दूरी यानी कि जो P बराबर जो होता है, P बराबर 1/f होता है। तो इसका जो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर हम फोकस दूरी भी 1 रखेंगे तो 1/1 बराबर 1d आ जाएगा इसमें। और जो ये इसका जो मात्रक है डायप्टर होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक। अगला है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन यानी कि देखने के लिए न्यूनतम दूरी। तो सामान्य आँख के लिए 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर हमारी न्यूनतम, और अगर अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम आएगा, अनंत आएगा। ये हमारा पांचवा प्रश्न है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस के लिए हम निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष यानी कि जो बुढ़ापे के साथ साथ दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं, तो उसके लिए अपन द्विफोक्सीय लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अपना छठवां प्रश्न है अपना, दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए हम करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। सातवां प्रश्न अपना 1 वोल्ट कहलाता है। तो देखिए जो विभवांतर है V बराबर होता है अपना W/Q। तो यानी कि W यानी कि ये ऊर्जा कार्य का मात्रक है, और Q यानी कि ये जो आवेश यानी कि कूलाम का मात्रक है। तो जूल प्रति कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम कहाँ है अपना ऑप्शन, जूल पर सेकंड, जूल पर कूलाम, जूल पर एम्पियर, तो 1 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। तो हमारा जो बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर जूल पर कूलाम, जैसा कि V बराबर W/Q से हमें पता चला है। देखिए 8वां प्रश्न है, अमीटर व वोल्टमीटर को क्रमशः किस क्रम में जोड़ते हैं। तो देखिए अमीटर को हमेशा हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्टमीटर को हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो हमारा जो ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, समांतर समांतर, समांतर श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो हमारा जो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जबकि वोल्टमीटर को हम विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए विद्युत शक्ति को हमारा इसके लिए फॉर्मूला है अपना, ये देखिए P बराबर VI। इस फॉर्मूले का उपयोग V बराबर अपन IR रखेंगे, तो I²R यानी कि I²R तो हमारा फॉर्मूला है, P बराबर VI भी है, V²/R भी है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर, ये विद्युत शक्ति को नहीं बताता है। अब देखिए 10वां प्रश्न, 1 कूलाम यानी कि 1C किसके तुल्य है। तो देखिए जो कूलाम किसका मात्रक है, पहले आवेश का। तो देखिए Q बराबर होता है IT, Q बराबर क्या होता है IT। तो I यानी कि एम्पियर, T यानी कि समय यानी कि सेकंड। तो यानी कि एम्पियर इंटू सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। तो 1 जूल इंटू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड, 1 एम्पियर बटे 1 सेकंड, 1 जूल पर 1 सेकंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड, क्योंकि I बराबर एम्पियर, T बराबर सेकंड। तो इस तरह से हमारा 10वां प्रश्न भी हुआ। अब देखिए 11वां प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा
ये किसका मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत धारा का, विद्युत प्रतिरोध का। तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसको एक यूनिट भी कहते हैं और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। इतनी ऊर्जा के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी कि एक यूनिट कहते हैं इसको, अपनी जो व्यावसायिक यूनिट। अब देखिए 12वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन है इसमें? तो प्राकृतिक गैस, लकड़ी, गोबर गैस, तो ये सभी फॉसिल फ्यूल के अंदर आते हैं, जो हमें किसी न किसी जीवों के अंश से प्राप्त होते हैं। 13वां प्रश्न है, गोबर गैस एक प्रकार की है, तो गोबर गैस गोबर से प्राप्त होती है, प्राकृतिक बायोगैस, प्रोड्यूसर गैस, हास्य गैस। तो गोबर गैस बायोगैस होती है, इसमें मेथेन होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में, CH4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो देखिए PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट, इसको हम जब गर्म करेंगे तो इसको गर्म करने पर हमें प्राप्त होगा एक तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो रिएक्शन बैलेंस हुई, तो यहाँ हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 N2 और NO2 और O2। तो हमारा ये करेक्ट आंसर NO2 और O2, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होती हैं। देखिए निम्न में से दवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडे का सही सूत्र है। तो वॉशिंग सोडे का Na2CO3.5H2, Na2CO3.10H2, Na2CO3.7H2, Na2CO3.2H2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है B, Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला है। अगला है लोहे की सतह पर जिंक यानी कि जस्ते की परत लेपित करना यानी कि चढ़ा देना क्या कहलाता है? तो संक्षारण तो आप सब जानते हैं, लोहे पर जंग लगना। गैल्वेनीकरण, क्रोम प्लेटिंग यानी कि लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ाना, क्रोम प्लेटिंग कहलाता है। विद्युत अपघटन, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कहते हैं इसको, लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना। अगला है, इनमें से कौन सा गंधी सूचक नहीं है? तो देखिए जो गंध नहीं देता है अम्ल और क्षार के साथ, तो वनीला का रस गंधी सूचक है, प्याज गंधी सूचक है, शकरकंद गंधी सूचक नहीं है और लौंग का तेल भी है। तो इसमें हमारा C ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखिए पोटाश एलम यानी कि फिटकरी, आप सब फिटकरी से परिचित हैं। K2SO4.Al2SO4 की होल थ्राइज .24H2। देखिए इसमें क्रिस्टलीकृत वाटर 24 अणु है पानी के। तो ये किस प्रकार का लवण है? तो ये देखिए साधारण, मिश्रित, द्विक लवण और अम्लीय लवण। तो ये एक प्रकार का द्विक लवण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के लवण, एक तो पोटेशियम सल्फेट और दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसलिए ये द्विक लवण का उदाहरण है। देखिए 19वां प्रश्न है, सबसे कठोरतम तत्व यानी कि सबसे कठोरतम पदार्थ हैं। तो पत्थर, हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन। तो हीरा हमारा करेक्ट आंसर, ये सबसे कठोर होता है। इसका उपयोग कांच को काटने में भी किया जाता है। अगला है अमोनिया यानी कि NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात है। देखिए इसमें नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3, तो ये 1:3, इसे यानी कि C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर 1:3। अब देखिए इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। घेंगा यानी कि ये गलगंड रोग या आयोडीन की कमी से होता है। बोनापन, ये हमारे जो पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन छोड़ती है उसकी कमी से होता है। हाई ब्लड प्रेशर, इसका हमारे एड्रिनल ग्रंथि और थायरॉक्सिन हार्मोन से है। मधुमेह, तो डायबिटीज़ या मधुमेह रोग का संबंध हमारे इंसुलिन हार्मोन से है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो देखिए इंसुलिन हमारे अंदर स्रावित होता है जंतुओं के अंदर, प्राणियों के अंदर। थायरॉक्सिन, ये भी हमारी थायराइड ग्रंथि छोड़ती है। साइटोकाइनिन और एस्ट्रोजन ये हमारे जो जनन हार्मोन से संबंधित। तो साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है, कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित करता है, सेल डिवीजन के लिए। अगला, दो तंत्रिका कोशिका को मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सोन, आवेग। तो इसको कहते हैं हम सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के जो खाली स्थान है उसको सिनेप्स कहा जाता है। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये डार्विन ने लिखी थी। तो इस प्रकार अगर आपको पूछा जाए कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी यानी कि टोटल कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी
तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लेके आएँ। थैंक्स।